अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान यशफा कुरैशी। जी नाजरीन, आज की अहम तरीन खबरें हैं वो जानते हैं इमरान रियाज खान से। डेट्स में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा था और उसकी वजह से एक जगह रुक के मैंने जो सारी खबरें वो इकट्ठी की हैं और लगातार राब्ते करने के बाद जो चीज़ें मेरे पास मौजूद है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो सीमी दीन बलोच साहिबा को अदालत के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया था, उनके साथियों की रिहाई का हुक्म दिया था। ये लोग एहतजाज कर रहे थे बलूचिस्तान में जो जुल्म किया गया, वहाँ पे जो खवातीन को गिरफ्तार किया गया, जो वहाँ पे सीधी गोली चलाई गई और उसमें कुछ लोग शहीद हुए हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं, वो अस्पतालों में पहुँचे हैं और जिस तरीके से क्रैकडाउन किया गया एहतजाज करने वालों के ऊपर। ये लोग लापता अफराद के हवाले से एहतजाज करते हैं, जबरी गुमशुदगियों में करते हैं। वहाँ मारन बलोच को जेल में मुंतकिल किया गया है कोयटा में। सवाई कोयटा के बलूचिस्तान के कोई और अजला से ऐसी रिपोर्टें नहीं आ रही कि कारोबारी ज़िंदगी नॉर्मल चल रहे हो। बलूचिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं, हर तरफ रास्ते बंद हैं, जगह जगह एहतजाज किया जा रहा है। बल्कि आज कुछ और गिरफ्तारियां भी हुई हैं जिनमें खास तौर पे खारान का एक इलाका है, वहाँ पे एहतजाज के दौरान गिरफ्तारियां की गई हैं। कल कराची में गिरफ्तारियां की गई थी। इसमें जो मेन नाम था वो सीमी दीन बलोच का नाम था और इन्हें गिरफ्तार किया गया, इन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने रिहाई का हुक्म जारी कर दिया, लेकिन 3 MPO के तहत 1 माह के लिए इन्हें दोबारा अहाता अदालत से गिरफ्तार कर दिया गया। इन्होंने कहा मैं तो कमरे के अंदर गिरफ्तारी दे देती, लेकिन इनको लेकर आए बाहर आकर इनको वहाँ से गिरफ्तार किया गया। बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल जो है वो जारी है, पहिया जाम हड़ताल कई इलाकों में जारी है, बहुत सारी शाहराहें बंद हैं और अमली तौर पे वहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ में फजल रहमान साहब भी ये बता चुके हैं, मैं भी आपको कह रहा हूँ, हमारे दोस्त राब्ते करते हैं, वो बताते हैं जी यहाँ पे अमली तौर पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट तकरीबन खत्म होती जा रही है। 26 तारीख को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है अख्तर मेंगल साहब ने कि जनाब हमारी बहनों और बेटियों को, माओं को जो है रुस्वा किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये ज्यादती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बागैरत लोग हैं, तो हम उनके लिए निकलेंगे। तो ये अख्तर मेंगल साहब ने 26 तारीख को यानी कल के दिन में वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। यहाँ बिलावल का एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि बिलावल वो शख्स है जो 2 हुकूमतों का मालिक है, यानी बलूचिस्तान में भी बिलावल की और आसिफ जरदारी की हुकूमत है और इसी तरह सिंध में भी आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी की हुकूमत है। तो क्योंकि 2 सूबों में इनकी हुकूमत है और 2 सूबों में जो भी होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सहूलतकारी कर रहे हैं। जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट की उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिली, जो इन्होंने किया बलूचिस्तान में इनकी कठपुतली हुकूमत ने, वो आप सब ने देखा, आप जानते हैं। ऐसा ही इन्होंने कराची में किया। तो बिलावल का एक पुराना स्टेटमेंट है जो बड़ा वायरल हो गया। स्टेटमेंट था बिलावल का, आपको याद होगा, कितने बेगैरत हो आप, कितने बेगैरत हो तुम, बार बार ये कह रहा था ना। तो बिलावल को लोग याद दिला रहे हैं कि कितने बेगैरत हो तुम, कितने बेगैरत हो तुम, औरतों को गिरफ्तार करते हैं आप, लड़ना है तो मर्दों से लड़ो, ये बिलावल ने कहा था। तो मैं फिर दोहरा देता हूं कि बिलावल ने क्या कहा था कि कितने बेगैरत हो तुम, औरतों से लड़ते हो, लड़ना है तो मर्दों से लड़ो। ये जरा थोड़ा सुने आप कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो, इस अल्फाज को निकाला जाए, ईवान की कार्रवाई से निकाला जाए इसको। तो नाज़रीन, ये मैं नहीं कह रहा, ये बिलावल कह रहा है। और अब औरतों को गिरफ्तार भी मैं नहीं कर रहा, बिलावल कर रहा है। और पहले जो औरतें थी वो करप्शन के केसेस थे और उनको सिर्फ मुंतकिल किया गया था। और ये बिलावल ने गालिबन तकरीर उस वक्त की थी जब मरियम नवाज वाला इंसिडेंट हुआ था कि कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस पहुंचती है तो ये दरवाज़ा नहीं खोलते। वो उस वक्त का जो ISI का ऑफिसर था, सेक्टर कमांडर कराची का, उसने तबाही पट्टी हुई थी कि कैप्टन सफदर को मैंने लेकर जाना है, क्योंकि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जो मज़ार अक़दस है वहाँ पे उसने बेहुरमती की है। तो कैप्टन सफदर को वहाँ गिरफ्तार किया गया था। तो उसके ऊपर मरियम नवाज के कमरे का दरवाज़ा टूटा था, तो बिलावल ने ये सारा कुछ कहा था। तो आज वो बिलावल किधर है? लोग उन्हें याद दिला रहे हैं कि कितने बेगैरत हो आप कि आप औरतों को गिरफ्तार करते हैं, लड़ना है तो मर्दों से लड़ो। अब जनाब जस्टिस एजाज इसाक खान साहब की अदालत में एक वाकया पेश आया। वह वकील ने खड़े होकर कहा कि फौज के खिलाफ वीलॉग्स बनाकर 5 करोड़ कमाए जाते हैं। ये बयानिया लोगों को पसंद है, ये वकील ने कहा। फिर जज साहब ने पूछा कि लोग इस नहज पर क्यों आ गए। इस पर वकील ने कहा जिन मुल्कों का डिफेंस मजबूत ना हो उन्हें तोड़ना आसान होता है। कोई मुल्कों का नाम भी लिया, वो मुल्क आज पाकिस्तान से बेहतर पोजीशन में, उनमें से कुछ मुल्क। तो फिर यहाँ पे जज साहब ने कहा कि जहां अवाम डिफेंस के साथ ना हो, यानी अवाम अपनी फौज के साथ ना हो, उन्हें तोड़ना आसान होता है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो एक बयानिया बनाया जाता है कि फौज के खिलाफ वीलॉग करो तो बहुत पैसे मिलते हैं, तो फौज के खिलाफ वीलॉग करो तो पैसे मिलते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। ये पाकिस्तान में अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वीलॉग को लोग, जो लोग ज्यादा देखने वाले लोग हैं, जिनको ज्यादा सुना जाता है, और हमारा वीलॉग भी सुना जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी है, लोग सुनते हैं। तो वो 5 करोड़ रुपया कब आता है और कहाँ आता है? पहला तो सवाल ये है। दूसरा ये है कि फौज को कौन गाली देता है या फौज को कौन बुरा भला कहता है? फौज को तो कोई बुरा भला नहीं कहता। यानी एक तो 5 करोड़ कमाने वाला व्लॉगर लाके दिखाएं कौन कमा रहा है, लाकर दिखाए ना। हाँ, इतना पैसा गवर्नमेंट दे सकती है क्योंकि 2-2 अरब की इनको ग्रांट मिलती है, हर थोड़ी देर से बाद और पैसे मिल जाते हैं, ये तो दे सकते हैं, गवर्नमेंट दे सकती है इतना पैसा। गवर्नमेंट तो इससे 10 गुना पैसा ज्यादा भी ऑफर करती है। तो गवर्नमेंट के साथ बैठ जाना या एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ जाना, पैसा तो सारा वहां पड़ा हुआ है, कारोबार तो सारा वहां पड़ा हुआ है, मौजें तो सारी वहां पड़ी हुई है, इधर तो जीना मुश्किल हुआ है लोगों का। तो वो कह रहे हैं कि पैसा बनाने के लिए फौज को बुरा भला कहते हैं या उनको गालियां देते हैं। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि कोई भी शख्स ना फौज को बुरा कहता है ना गाली देता है। मैं उन सहाफियों की बात कर रहा हूं जिनके लिए मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं। यानी आप देखेंगे मुईद पीरज़ादा फौज को गाली नहीं देते। मैं आपको बता देता हूं कि
साबिर शाकिर ने कभी फौज को गाली नहीं दी, अरशद शरीफ शहीद ने कभी फौज को गाली नहीं दी, मैं कभी फौज को गाली नहीं देता, सिद्दीक जान कभी फौज को गाली नहीं देते, कभी भी समी इब्राहिम साहब फौज को गाली तो नहीं देते। हालांकि हमारे ऊपर हर तरह का जुल्म हुआ है। वजाद सईद खान फौज को गाली तो नहीं देते। हाँ, कुछ और लोग अगर ऐसा करते हैं तो फौज जाने और वो जाने। मैं सहाफियों की बात कर रहा हूं, कोई भी गाली नहीं देता। लोग फौज पे तनकीद नहीं करते। फौजी तो बेचारा अपनी जान दे रहा है, थोड़ी सी तनख्वाह उसको मिलती है, वो आज भी साइकिल पे मोटरसाइकिल के ऊपर है, वो बेचारा अपनी जिंदगी का पहिया बड़ी मुश्किल से खींच रहा है। तो फौजी की तो जिंदगी बहुत मुश्किल है ना, फौज के खिलाफ कोई बोल रहा है। ये तो बात हो रही है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसीज की। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसी के ऊपर तनकीद करना कोई फौज के ऊपर तनकीद नहीं होती। वो जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ फौजी है या जो बंदूक उठा के बेचारा लड़ रहा है पाकिस्तान के लिए, जो शहादतें और कुर्बानियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई भी बात नहीं करता। बात की जाती है ये चंद लोगों की जो बड़े ओहदों पे जाकर बैठ जाते हैं और वो मुल्क की पॉलिसियां चलाना शुरू कर देते हैं कि किसका कारोबार चलेगा, किसका नहीं चलेगा, कौन हुकूमत में होगा, कौन नहीं होगा, किसका प्रोग्राम चलेगा, किसका नहीं चलेगा, कौन सहाफी बनेगा, किसको हटा दिया जाएगा, किसकी नौकरी फारिग करवानी है, किसको नौकरी पर रखना है। ये सारे फैसले गलत हैं। हम इसके ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं और तनकीद करते हैं और बिल्कुल जायज तनकीद है। अगर हम भी तनकीद ना करें ना तो ये कहां से कहां पहुंच जाए। तो मामला यह है कि फौज के ऊपर तनकीद कोई नहीं करता। जो भी तनकीद होती है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसीज के ऊपर होती है और उसको जानबूझकर ये फौज के खाते में डालते हैं, जिसका नुकसान फौज को होता है। ना कोई फौज को गाली देता है, ना कोई फौज का दुश्मन है। ये फौज के पीछे जाकर छुप जाते हैं, पहले गलत फैसले करते हैं, जैसे ही इनके ऊपर तनकीद होती है जाके फौज के पीछे छुप जाते हैं। हमें कुछ कहा तो फिर फौज को गाली देना होगा, इसका मतलब हमें कुछ कहा तो इसका मतलब है फौज के दुश्मन है। यार फौज तो हमने अपने टैक्स से रखी हुई है, हथियार हमने लेकर दिए हैं, फौज को तनख्वाह पाकिस्तानियों के टैक्स से मिलती है। पाकिस्तानी फौज के दुश्मन नहीं है। पाकिस्तानी बात करते हैं सिर्फ ये कि जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज हैं या सियासत में जो इनकी मुदाखलत है, ये नहीं होनी चाहिए। आप जाएं जाकर इंडिया से कश्मीर आजाद करें, सारी कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। आप जाएं जाके फलस्तीन में जाके फलस्तीनियों के लिए खड़े हो जाएं, इसराइल के साथ अगर आपने लड़ना लड़े, सारी कौम आपके साथ खड़ी हो जाएगी। जब आप दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हैं, कौम आपके साथ खड़ी होती है। हाँ, जहां आपकी कमी और कोताही होती है वहां निशानदेही होनी चाहिए। जैसे कि जाफर एक्सप्रेस पूरा का पूरा ट्रेन ही अगवा हो गया और उसके ऊपर जो है वो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, तो ये इंटेलिजेंस का एक फेलियर था जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। तो ये इसको इस तरीके से जो पोर्ट्रे किया जाता है ना, ये वंस फॉर ऑल मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली फौज से दुश्मनी नहीं है। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसीज हैं और जहां पे नाकामियां हैं, वहां पॉइंट आउट करना भी सहाफियों की जिम्मेदारी होती है। फैक्ट फोकस की रिपोर्ट का भी तस्करा हुआ और जज साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक कॉल सुनाया कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है। अहमद बुरहानी ने बात की है या अहमद मीर ने बात की है या बात की है मुतीउल्लाह जान ने, इमरान रियाज ने, सिद्दीक जान ने बात की है या मुईद पीरजादा ने बात की। ये ना देखें साबिर शाकिर क्या कह, आप ये देखें वो कह क्या रहा है। ये ना देखें कि कौन कह रहा है, ये देखें कि कह क्या रहा है। इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, पता चल जाएगा। जुनैद अकबर साहब के पास ये इख्तियार मौजूद है, देखते हैं वो इसके ऊपर क्या करते हैं। नाज़रीन, जो अवार्ड्स दिए गए हैं उनके ऊपर वावेला पड़ गया पाकिस्तान में। जितने दानिशवर हैं सारे इसके ऊपर बात कर रहे हैं, हर शोबे के अंदर मौजूद लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि जिनको अवार्ड मिलने चाहिए उनको मिल नहीं रहे और जिनको अवार्ड के फंक्शन में भी नहीं बुलाना चाहिए और अवार्ड से इतना दूर रखना चाहिए कि अवार्ड के ऊपर उनका साया ना पड़ जाए, उनके गलों में तमगे पहनाए जा रहे हैं। क्यों? देखें, आप अवार्ड क्यों देते हैं? रियासत किसी को अवार्ड क्यों देती है? ताकि कंपटीशन पैदा हो। ओलंपिक्स के अंदर आप जाते हैं ना, वो मेडल मिलते हैं ताकि अगले साल सारी तैयारियां करके आए, नए रिकॉर्ड बने, कंपटीशन पैदा हो। इसी तरह मुख्तलिफ शोबों में ये एक मुकाबला होता है, कंपटीशन होता है कि जो जितना अच्छा काम करता है, जितना आगे जाता है, उसको अवार्ड मिलता है। उसको देखकर बाकी लोग उसके जैसा बनना चाहते हैं। किसी डॉक्टर को अवार्ड मिलता है, उसको इज्जत मिलती है, बाकी चाहते हैं हमें भी मिले। मुसन्निफ को मिलता है, लिखारी को मिलता है, फनकार को मिलता है, किसी फौजी को मिलता है, वो सारे उसी तरह का बनना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह के लोगों को इन्होंने अवार्ड दे दिए, क्या कोई उस तरह का बनना चाहेगा? क्या रियासत ये चाहती है कि लोग इस तरह के बन जाएं, इंतहाई थर्ड क्लास, या इस लेवल पे लोग चले जाएं जिस तरह के लोगों को अवार्ड दिए गए हैं? तो ये तनकीद हो रही है और बार बार तनकीद हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, हमारे बड़े प्यारे मिर्जा साहब हैं, उनको अवार्ड मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला, उन्होंने बड़ी खिदमत है उनकी। खबर मानिका साहब को अवार्ड मिलना चाहिए था, उनकी बड़ी खिदमत है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अवार्ड मिलना चाहिए था। काजी फायज ईसा साहब को जरूर अवार्ड मिलना चाहिए था। मोहसिन नकवी साहब को अगर अवार्ड नहीं दिया तो ये तो कोई फायदा नहीं हुआ। उनको बिल्कुल हर साल उनको अवार्ड मिलना चाहिए जब तक वो मौजूद है या उनके दोस्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद हैं।